स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेप अल्फा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कंप्लीटली बायोलॉजी की सीरीज चलती ही है, जिसमें ये क्लास नंबर 3 है। आज का हमारा टॉपिक है रुधिर मतलब ब्लड। आप सभी को पता है कि हम प्योर NCERT बेस्ड करवाते हैं, जो ग्रुप डी के लिए सफिशियंट है। तो चलो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो पहला है रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कैसा ऊतक है, तो ये तरल संयोजी ऊतक है। अब बात करते हैं रक्त की मात्रा। शरीर के कुल वजन का 7 से 8%, शरीर के कुल वजन का 7 से 8%। पुरुषों में अगर पूछा जाए इसकी मात्रा तो 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर। रुधिर का रंग लाल, आरबीसी के कारण ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना होता है हीमोग्लोबिन प्लस O2, ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलकर बना होता है। अब बात और ऑक्सीजन युक्त धमनी रक्त, ये होता है चमकीला लाल। बी ऑक्सीजनित सिरा रक्त होता है गहरा लाल या हल्का बैंगनी भी। आर्टरी धमनी ऐसी नली जिनसे ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। कैसा? ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है धमनियों से। और सिरा क्या होती है? वेन ऐसी नलिकाएं जिनसे ऑक्सीजन रहित, इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है, उसे कहते हैं सिरा। अब बात करते हैं रुधिर के संयोजन कैसे। तरल पदार्थ होता है 55% और ठोस होता है 45%। इसमें प्लाज्मा होती है 55%, कोशिकाएं और कणिकाएं होती हैं 45%। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों की घुले हुए रूप में परिवहन करता है। संगठन जल 90 से 92%, प्रोटीन 8 से 9%, आयरन एंड ग्लूकोज 1 से 2%। प्लाज्मा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड खनिज। प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका। इसमें मुख्यतः 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? फाइब्रोजेन, ग्लोब्यूटेन और एल्ब्यूमिन, ये 3 पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एक एक की। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमने में, ग्लोब्यूटेन रोग प्रतिरोधकता में, एल्ब्यूमिन आयनों, लवणों, खनिजों की मात्रा को संतुलित रखना। रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं RBC, और श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी बात करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं RBC, इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। रक्त प्लेटलेट्स इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं संख्या। 1 ml ब्लड में RBC मिलियंस में, ये इसका क्रम है। पहले कैसे? प्लेटलेट्स लाखों में होते हैं। पहले 1 मिलियन ब्लड्स में RBC होती है मिलियनों में, मतलब लाख में, वो मिलियंस में। फिर प्लेटलेट्स होती हैं लाखों में, बिम्बाणु भी कहा जाता है, और WBC होती है हजारों में। अगर आपसे आकार पूछा जाए तो सबसे बड़ी होती है WBC, फिर RBC, और फिर सबसे छोटी प्लेटलेट्स। पैरामीटर नॉर्मल रेंज पुरुष और महिलाएं। वाइट ब्लड सेल्स WBC, और पुरुषों में पूछी जाए तो 5,000 से 10,000 ml प्रति ml। रेड ब्लड और महिलाओं में 5,000 से 10,000 ml प्रति ml। और रेड ब्लड सेल्स RBC 4.5 से 5.5 मल्टीप्लाई 10⁶ ml। ये, और यहाँ से अगर आप संख्या में भी देखना चाहें तो 45 से 55 लाख, और यहाँ से महिलाओं में 4 से 5 लाख। प्लेटलेट्स बिम्बाणु कितने होते हैं? ये 1.5 से 4.5 लाख, और महिलाओं में 1.5 से 4.5 लाख।
अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है 600:1:40, ऐसा इनका रेशियो चलता है। अब बात करते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। एरिथ्रोसाइट, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर कोशिकाएं आरबीसी। निर्माण अस्थि मज्जा में। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो वो होता है अस्थि मज्जा में। परिपक्व स्तनधारी आरबीसी के लक्षण: ओह्यवलाकार और डिस्क के आकार की संरचना होती है। कोशिकांग और केंद्रक की कमी, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया या ऐसे। अगर आप अपवाद की बात करते हैं, अपवाद में कुछ की लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में केंद्रक होता है। ये उदाहरण ऊंट और लामा, ये इन दोनों की आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक होता है। रंग का कारण श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, इस कारण से इसका रंग लाल होता है। और प्राथमिक कार्य फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन, प्राथमिक कार्य इसका यह है। जीवन काल आपसे पूछा जाए तो लगभग 120 दिन। आरबीसी का कब्रगाह भी प्लीहा को कहा जाता है। रुधिर में आरबीसी की कमी से एनीमिया जबकि अधिकता से पॉलीथियोमिया अथवा पॉलीथियोमिया त्वचा पर काले धब्बे रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक बीमारी है। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं रंगहीन होती हैं। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। ये अमीबॉइड गति करने में सक्षम है। अगर आपसे आकृति पूछी जाए तो इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम कौन कौन से हैं तो वो हैं लड़ाकू कोशिका, भक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका या सैनिक कोशिका। संरचना: डब्ल्यूबीसी विभिन्न प्रकार की होती हैं और उनके आकार और संरचना में विविधता होती है। इसमें केंद्रक होता है और ये आकार में बड़े होते हैं। कार्य डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और संक्रमणों से लड़ते हैं। वे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों को नष्ट करते हैं। जीवन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 12 से 20 दिन का होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितनी 2 श्रेणियों में बांटा जाता है? कणिकाकाय और आकणिकाकाय। इसमें केंद्रक, ये अकणिकाय में इसमें केंद्रक 1 होता है और कणिकाकाय में इसमें केंद्रक 2 होते हैं। इसमें ये डिफरेंस है दोनों में। कणिकाकाय ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स। अकणिकाकाय में ये 2 प्रकार की होती है। कौन सी? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। कौन सी सबसे छोटी? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। सबसे ज्यादा संख्या में डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स कणिकाकाय के प्रकार के अंदर आती है जो। और सबसे कम छोटी तो वो होती है बेसोफिल्स। रक्त में श्वेत कणिकाएं डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है तो ल्यूकोमिया, ब्लड कैंसर इसी को कहा जाता है ल्यूकोमिया। रक्त कोशिकाएं प्लेटलेट्स वे कोशिकाएं हैं जो हमारे रक्त में प्रभावित होती हैं और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं को पहचान कर आपस में जुड़ जाती हैं। कार्य: चोट लगने पर प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाते हैं और थक्का बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। वे क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं पर जमा होकर रक्तस्राव को रोकते हैं। यह इनके कार्य हैं। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र। कार्य क्या होता है? परिसंचरण तंत्र पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन्सों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है।
रक्त परिसंचरण तंत्र अंगों का एक समूह है जिसमें हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त शामिल है। अब बात करते हैं रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं, अर्थात धमनियां, सिरा और केशिका। केशिकाएं वो नली जो जो धमनी और सिरा को जोड़ती हैं उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। किन्हें? जो धमनी और सिरा को जोड़ती हैं। बात करते हैं धमनियों को। धमनियां मोटी और लचीली रक्त वाहिकाएं हैं। कैसी? मोटी और लचीली। रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। किसको? रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती हैं। अपवाद: फुसफुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती हैं। कैसे? अपवाद है, फुसफुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। बात करते हैं सिरा, वेन्स। धमनियों की तुलना में सिरा पतली और कम लचीली होती हैं। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाना। अधिकतर ऑक्सीजन रहित रक्त को तक ले जाती हैं। अधिकतर ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। अपवाद: फुसफुसीय सिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। बात करते हैं मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। वजन आपसे अगर पूछा जाए तो वो होता है 300 ग्राम। 300 ग्राम। और अध्ययन को हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। मांसपेशियां पंपिंग अंग है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक हृदय कैसा अंग है तो पंपिंग अंग है, मांसपेशी पंपिंग अंग। रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप करता है। कार्डियक मांसपेशी से बना है। कैसे? कार्डियक। हृदय के कक्ष, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अलिंद या एट्रिया ऊपरी कक्ष जो रक्त प्राप्त करते हैं। ऊपरी कक्ष जो रक्त प्राप्त करते हैं। डायएट्रियम अलिंद शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा के माध्यम से प्राप्त करता है। अब बात करते हैं बाह्य अलिंद फुसफुसीय शिराओं के माध्यम से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। निलय क्या होता है? निचले कक्ष जो रक्त को हृदय से बाहर पंप करते हैं, उन्हें हम निलय कहा जाता है। अब बात करते हैं दायां निलय क्या होता है? फुसफुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त पंप कर देता है। ऑक्सीजन रहित। बाह्य निलय होता है महाधमनी के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। हृदय के वाल्व। हृदय में 4 वाल्व होते हैं जो रक्त प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं और इसे पीछे की ओर बहने से रोकते हैं। क्या काम है इनका? हृदय में 4 वाल्व जो रक्त प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं और इसे पीछे की ओर बहने से रोकते हैं। अब बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर एलवी वाल्व अलिंद और निलय के बीच रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। किसके बीच? अलिंद और निलय। अब बात करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व दायां अलिंद और दायां निलय के बीच स्थित है। अब बात करते हैं माइट्रल वाल्व होता है बायां अलिंद और बायां निलय के बीच स्थित है। सेमिल्यूनर वाल्व द्वारा हृदय के महाधमनी और फुसफुसीय धमनी के आधार पर स्थित युग्मित वाल्व होते हैं। अब बात करते हैं फुसफुसीय वाल्व। दाएं वेंट्रिकल निलय और फुसफुसीय धमनी के बीच स्थित है। महाधमनी वाल्व बाएं वेंट्रिकल निलय और महाधमनी के बीच स्थित है। अब बात करते हैं अन्य जंतुओं में हृदय कक्ष कितने होते हैं? 2 कक्षीय हृदय कौन किसमें होते हैं? मछलियां। इसमें अलिंद और एक अलिंद और एक निलय होता है मछलियों में। 3 कक्षीय हृदय किनमें होता है? उभयचरों में। इसमें 2 अलिंद और एक
निलय होता है उभयचरों में। उदाहरण मेढक, सरीसृप, अपवाद। अपवाद कौन कौन से हैं? मगरमच्छ, इसमें 4 होते हैं, और घड़ियाल घोड़े में भी 4 होते हैं। सरीसृप मगरमच्छ को छोड़कर इसमें आंशिक सेप्टम के साथ 2 अलिंद और 1 निलय होता है। अब बात करते हैं कशेरुकी जंतु में हृदय कक्ष। 4 कक्षीय हृदय, स्तनधारी और पक्षियों में पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ सरीसृप के भीतर एक समूह, प्रत्येक में 2 अलिंद और 2 पूरी तरह से अलग निलय होते हैं। हृदय के बाएं और दाएं और बाएं भाग को अलग करता है कौन सा? सेप्टम। हृदय, बात करते हैं हृदय की। हार्ट, दिल के अंदर वाल्व एक तरफ रक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और कपाट बंद करते समय पंपिंग ध्वनि लब डब का उत्पादन होता है, जिसे स्टेथोस्कोप का उपयोग करके सुना जा सकता है। अब बात करते हैं एकल परिसंचरण तंत्र एवं द्वितीय परिसंचरण तंत्र के बारे में। विशेषताएं क्या है? परिभाषा, दोनों की हम परिभाषा देखते हैं। रक्त पूरे परिसंचरण में हृदय से एक बार गुजरता है, और द्वितीय परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरे परिसंचरण में हृदय से 2 बार गुजरता है। ऑक्सीजन विशेषताएं जी, कम प्रभावी होती है ऑक्सीजन इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित मिल जाता है। इसमें अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त अलग अलग होते रहते हैं। उदाहरण इसका क्या है? एकल परिसंचरण तंत्र का मछली, और द्वितीय परिसंचरण तंत्र का है मनुष्य, पक्षी, उभयचर और स्तनधारी। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तदाब की। परिभाषा क्या होती है? रक्त किसी वाहिका की दीवार पर जो बल लगाता है उसे रक्तदाब क्या कहा जाता है? रक्त किसी वाहिका की दीवार पर जो बल लगाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दबाव सिराओं की तुलना में धमनियों में अधिक होता है। जिसमें धमनियों में बहुत अधिक होता है। संकुचन या प्रकुचन दाब और शीतलन, ये 2 होते हैं। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं। संकुचन या प्रकुचन दाब, ये होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक संकुचन या प्रकुचन दबाव कहा जाता है। शीतलन दाब किसे कहते हैं? वेंट्रिकुलर निलय डायस्टोल शीतलन के दौरान धमनी में दबाव को डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, रक्तचाप को स्फेगनोमीटर नामक उपकरण से नापा जाता है। 120/80 अपना ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें 120 है संकुचन व 80 है शीतलन। रक्तचाप बढ़ने को हाइपरटेंशन कहते हैं, और रक्तचाप घटने को हाइपोटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप यह धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है। किसके कारण? संकुचन के कारण। अब बात करते हैं लसिका, लिम्फ। लसिका हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ है जो परिवहन में मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे रक्त करता है। इसे ऊतक द्रव टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। यह तब बनता है जब रक्त केशिकाओं की दीवारों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से कुछ एंजाइम, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रक्त कोशिकाओं के बीच स्थानों में रिसकर बाहर आ जाती हैं। यह द्रव, जिस लसिका लिम्फ कहा जाता है, रंगहीन बिना रंग का होता है और इसमें रक्त की तुलना में कम प्रोटीन होता है। लसिका के 2 मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से? आंतों में पचा हुआ वसा फैट अवशोषित करके उसे स्थानांतरित करना, और शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त तरल को निकालकर रक्त में वापस पहुंचाना, ये इनका कार्य होता है। अब बात करते हैं पोषण। बहुलक पोषक किसे कहते हैं? मैको। बहुलक पोषक को कहा जाता है मैको, जिनकी मात्रा अधिक ग्राम में हो।
हम इसकी क्वांटिटी कर रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। भोजन किसे कहा जाता है? माइक्रो, अल्प पोषक, इसे हम मिलीग्राम में नापते हैं। विटामिन और खनिज, ये हो गए दोनों। अब हम यह देखते हैं कि प्रतिदिन हमें किस चीज़ की कितनी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो 300 ग्राम पर डे, वसा 65 से 80 ग्राम, आयरन 8 ग्राम, विटामिन सी 90 मिलीग्राम, प्रोटीन 0.8 ग्राम, शरीर के किलोग्राम पर निर्भर करता है। पानी 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? ऊर्जा देना। प्रोटीन का शरीर निर्माण करना, ये इसके कार्य हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकता कैसे करेंगे? ऊर्जा देने वाला कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। संरक्षित भोजन किसे कहा जाता है? विटामिन और खनिज को। शरीर निर्माण में सहायक कौन होता है? प्रोटीन। 1 ग्राम, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितना होता है, जैसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 KCl होता है और 1 ग्राम वसा में 9 KCl होता है। और दूध में विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं? ए, डी, B12, B2, यह विटामिन पाए जाते हैं किसमें? दूध में। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन 56%, कार्बन 28%, हाइड्रोजन 0.3% और नाइट्रोजन 2%। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जिसमें मोनोसैकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट की संख्या 1, डाइसैकेराइड में 2 और पॉलीसैकेराइड में बहुत अधिक मात्रा में। मोनोसैकेराइड के अंदर कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज और सरल कार्बोहाइड्रेट, ये सरल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसैकेराइड में एमाइलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। अब बात करते हैं विटामिन और उनके साइंटिफिक नाम। विटामिन ए का नाम रेटिनोल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फाइटोमेडानियोन, फाइकोक्लोबिनोन भी कहा जाता है। B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, ये इम्पोर्टेंट है। B5 का पेंटेथोनिक, B6 का पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 का फॉलिक, B12 का कोवोल्यूमिन या साइनोकोलोबिन, यह भी। अब बात करते हैं एक एक विटामिन की। विटामिन ए स्रोत क्या क्या है इनके? गाजर, पपीता, दूध, मक्खन आदि। कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी और जीरोथैल्मिया, इसे अश्रुशुष्क रोग भी कहा जाता है, और कैटोमलेशिया। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है, यह इसका कार्य है। और ताप संवेदी विटामिन है। ताप संवेदनशील स्रोत क्या क्या है? संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर और हरी मिर्च। इस विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी। विटामिन डी धूप विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। स्रोत क्या क्या है? दूध, अंडे, पनीर, मक्खन, दाल, कॉड लिवर, तेल, सूरज की रोशनी। विस्की विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है, ऑस्टोमलासिया या अस्थि मृदुता और ऑस्टियोपोरोसिस, ये इसके रोग हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की। बांझपन रोकने वाला विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट होता है। सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। स्रोत क्या क्या है? अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम, मूंगफली आदि। और विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, समय से पहले बुढ़ापा आना, बांझपन, इसका यह मुख्य रोग है।
अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। जो होता है यह बड़ी आंत में बनता है। स्रोत क्या क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, टमाटर, सोयाबीन आदि। रोग कौन कौन से हैं? रक्त के थक्के बनने में मदद देती है ये विटामिन के। अब बात करते हैं विटामिन बी1। बेरी बेरी रोग में क्या होता है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और किसी काम को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा ना मिलना विटामिन ई का कारण है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और जो जो भी गलती हुई हो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल प्रेफ अल्फा को सब्सक्राइब करें, एक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।